Hello everyone, I'm Dr. Harshita Surange, founder of Family First, which is India's first virtual multi-specialty healthcare system. जनरल पब्लिक और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच के गैप को खत्म करने के लिए फैमिली फर्स्ट बनाया गया है। फैमिली फर्स्ट अपने मेंबर्स को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में अवेयर कराना चाहते हैं। कितनी बार आपके हेयर फॉल होती है या कमर में दर्द होता है या पेनफुल पीरियड्स होते हैं या और भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं जिसको आप सोचते हैं कि डॉक्टर को मिलेंगे, दिखाएंगे, लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आता है। इस दुविधा को दूर करने के लिए हमारे पैनल के डॉक्टर्स ने हमारे फैमिली फर्स्ट के मेंबर्स को प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री देने की बात कही है। फैमिली फर्स्ट के मेंबर्स और उनकी फैमिली फर्स्ट के मेंबर्स और उनके फैमिली मेंबर्स भी हमारे डॉक्टर्स से 4 फ्री कंसल्टेशंस ले सकते हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी हमारी फैमिली फर्स्ट मेंबरशिप is of rupees 599 only. The consultations with the doctors can be either online or offline. In our effort to promote preventive health care, Family First on every Saturday comes with a live webinar with specialists of different fields to talk on common ailments and how to handle them. Our motto of these live webinars is to make general public aware about the common myths and facts on health. आप हमारे वेबिनार्स को जरूर से देखें, लाइक करें और शेयर भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका फायदा उठा सके। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी चेंजेस आफ्टर 35 years and panelists today are our founding members of Family First. We have Dr. Yashika, who is a senior gynecologist and obstetrician with 15 years of experience and is a founding member. She is known for her frank opinions and discussions. We have our panelist, a senior dermatologist who is also a founding member and who would be speaking on newer techniques on fighting aging of the skin. And a third panelist is Dr. Anshu Kansal, who is a senior orthopedician and a guest in a forum to make you aware about the changes which happen in our bones, which is one of the most commonest changes which happen after 35 years. Thank you, Dr. Anshu, Dr. Navjot, and Dr. Yashika for joining us. And मैंने कुछ questions बनाए हैं. उसके अलावा there will be questions which will be pouring in from the viewers. So as with time we'll take them up. So there are a lot of changes in our body after 35 years, and जैसे कि weight gain होता है, acne, leg pains, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, BP, sugar, thyroid, cancer, and the list goes on. So Dr. Yashika, I would like to start with you. Why does all these changes occur after 35 years? See, 35 is a age at which you can say the patient, the female, if I'll talk about a female, she starts entering the perimenopausal age, which we call in our terms as climacteric. अगर मैं हिंदी भाषा में कहूंगी तो महीना खत्म होने की तैयारी में शरीर लग जाता है एक तरह से। तो ऐसा नहीं है कि वो दिन एक दिन होता है, वो एक लंबा समय होता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। और 35 के बाद धीरे धीरे बॉडी में माइनर चेंजेस आने लग जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 35 से पहले पहले प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए, बच्चे कर लेने चाहिए, मतलब आप अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लीजिए। बट ऐसा नहीं है, आजकल हम लोग 40 के बाद भी शादी करते हैं लोग और बच्चे करते हैं, बट 35 के बाद ज्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम्स माइनर फॉर्म में आने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जब हम पैदा हुए थे, हम जब उसके बाद हमारी महीने शुरू हुए थे, जब मिनारकी हुई थी, तब से लेके एक लेडी को एक टाइम आता है जब महीने खत्म होने वाले होते हैं, हम उसको मीनोपॉज कहते हैं। वो टाइम स्टार्ट होने का क्लॉक स्टार्ट हो जाता है 35, तो वो इस वजह से ये चेंजेस आते हैं। So डॉक्टर आशु, जैसे डॉक्टर याशिका ने स्पेसिफाई कर दिया कि लेडीज में होता है कि मीनोपॉज शुरू होता है, तो मेन में भी 35 के बाद ही चेंजेस आते होंगे? मैम, मैन में जनरली चेंजेस कम आते हैं। रीजन क्या है कि जैसे ओवरी है हमारी, जिससे हमें ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में कॉमन फीमेल हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड उसका एक टाइम लिमिट है बॉडी के अंदर, जो मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉजल एज के अराउंड वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसके साथ एसोसिएटेड मल्टीपल चेंजेस इन द फीमेल बॉडी अकर्स, जिसको हम मेनोपॉजल सिंड्रोम भी बोलते हैं या पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम बोलते हैं। तो उसमें अगर हम बोन एंड जॉइंट्स की बात करें तो अचानक उनके, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन इज आल्सो लिंक्ड विद द बोन स्ट्रेंथ एंड बोन क्वालिटी एंड बोन डेंसिटी,
and then their bone starts losing calcium, धीरे धीरे उनमें से कैल्शियम निकलने लगता है. बट मेल्स में जनरली ऐसे चेंजेस एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ जो एक एज के बाद 30 के बाद में हम सभी के साथ में एजिंग प्रोसेस जो ग्रेजुअल प्रोसेस चल रहा है सबके साथ वो होता है. तो इसलिए फीमेल्स ज्यादा सफर करती हैं इस प्रॉब्लम से रादर देन मेल्स के सफरिंग. मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जनरली हार्मोन जो मेल हार्मोन है वो सिक्रीट होता रहता है टिल दी लेट 70s एंड 80s तक भी कुछ लोगों के अंदर. तो इसलिए उनके साथ ये प्रॉब्लम्स थोड़ी कम रहती हैं बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड. बट डेफिनेटली विद एज डिजनरेशन वियर एंड टियर तो हो ही रहा है, तो वो उसके कारण से बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स आती हैं और वो रहेंगी. But they are more in the females. More in females. But So there is something called an andropause in males also. हाँ, sometimes, but generally not. Okay. So that brings us back to you, Dr. Yashika. So जब ये periods भी 35 के बाद irregular होने लगते हैं, so what should be done? Mood swings, periods irregular, ये सारी चीजें change होती हैं. तो what is that you suggest कि ये सारी चीजें से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए एक फीमेल को? First of all, तो 35 is not the right age for everyone. 35 isn't just an age in which some patients might start, but rest of the females usually menopause हम 42 to 55 के बीच में मानते हैं. So family tradition होता है, usually families में run करता है. किसी in some families 45 में हो जाता है menopause, some 50 पे, कुछ लोगों के 55 तक भी menopause हो जाता है. तो हमारी जो बॉडी है वो 35 के बाद धीरे धीरे उसमें जो चेंजेस आते हैं, हमें अपने बॉडी के चेंजेस के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए. अगर क्या पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी स्किन है, हमारा हेयर है, हमारी बोन्स हैं, हमारी साइकिल्स हैं, हमारा प्रेगनेंसी आउटकम है, या आगे हमें बेबी चाहिए और आगे फ्यूचर में. तो इन सबको देखते हुए हमें अपने सिम्टम्स को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए. ड्राइनेस ऑफ द स्किन, विजाइनल एरिया का अगर ड्राइनेस हो रहा है तो आप अप्रोच कीजिए डॉक्टर को. अगर रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो आप अप्रोच कीजिए डॉक्टर को. वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि क्या आप इस चीज को सफर कर रही हैं. ऐसा होगा कि मे बी आप 1-2 महीने ये सफर करें, फिर आप 2-3 साल ठीक भी रहे, फिर सडनली ये प्रॉब्लम्स आपके पास इरप्ट हो एंड देन यू माइट बी ओके फॉर सम टाइम. सम पीपल माइट नीड हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, एंड जो रेस्ट ऑफ द पब्लिक है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं. तो एवरीबडी विल नॉट नीड अ ट्रीटमेंट. So and what about ये जो ब्रेस्ट सैगिंग और वेट गेन, ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती है विमेन को, इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या है बताते हो? क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखो हम सबको पता है एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग टू डू, व्हिच वी शुड डू. द पेक्टोरालिस मसल की जो एक्सरसाइजेस होती हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं आपके ब्रेस्ट सैगिंग को रोकने के लिए. पुशअप्स वगैरह होते हैं जो यूजुअली फीमेल्स थोड़ा कम करती हैं, मेल्स इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. बट हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा मसल बिल्डिंग करने से, प्रोटीन ज्यादा खाने से थोड़ा फर्क तो पड़ता है आपके मसल्स में. बाकी अगर किसी की बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी एंड लिगामेंट स्ट्रेचिंग की वजह से विद ग्रेविटी, या किसी की ब्रेस्ट हैवी है तो सैगिंग हो जाती है. उसमें अगर ऑब्वियसली अगर आप एक्सरसाइज से ज्यादा नहीं कुछ कोई कर पाता है, तो the other option is obviously going for a cosmetic surgery for implants and rejuvenation of the breast tissue. So that can be done. डॉक्टर नवजोत, स्किन के लिए हम बहुत बोलते हैं कि स्किन में चेंजेस हो रहे हैं, स्किन में रिंकलिंग आ गई है, सैगिंग हो रही है. सो व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट? फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव एंटर्ड द एज ऑफ 30 to 35, इस टाइम पे हमारे जो एज रिलेटेड स्किन चेंजेस हैं वो स्टार्ट होने लगते हैं. फोरहेड पे फाइन लाइंस आना, आईज के आसपास छोटी छोटी लाइंस बनना जिन्हें क्रोस फीट कहते हैं. हमारे फोल्ड्स ज्यादा डीप होने लगते हैं नोज के आसपास के. लिप्स के आसपास लाइंस आने लगती है जिन्हें बनी लाइंस कहते हैं. अंडर आई एरिया थोड़ा और गड्ढा होने लगता है उसमें बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल शिफ्ट ऑफ दिस टिश्यू. ये टिश्यू नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पर एक थोड़ा हॉलोनेस आ जाती है. जो पहले यहाँ पर एक प्लम्पी फेस था वो बॉटम हैवी फेस हो जाता है, मतलब जो यहाँ पर बढ़िया सा मोल्डिंग बनती थी वो नीचे चली जाती है. So these are the skin changes which are due to aging, due to gravity, and due to the bone resorption also with age. Bone resorption is again more in females, less in males. The same as doctor told by sir, कि estrogen dependent bone resorption, estrogen which is now less in females after 35 to 40, that causes more bone resorption in females than males. So you can't do much about bone resorption. The only thing which you can do is you can do more of a facial muscle exercises. You know, people say कि नहीं, laughing is a very good exercise. Then we have
then we should always do exercises of the forehead muscles, and also we should do the treatments, anti-aging creams and anti-aging treatment. For example, एक general regimen बताऊं तो morning में vitamin C based कोई serum लगा लिया, उसके ऊपर से आपने sunscreen लगा ली, because ultraviolet rays are very important cause of skin aging. It has been proven कि only sun protection can the same problem which occurs at 35 can be delayed for 40 to 45 years of age if the person is doing proper sun protection. So vitamin C serum and sunscreen in the morning, and some retinol based cream in the night. This is a general protocol for anyone around the age of 30 to 35. The rest of the things change according to the skin texture, dryness, sagging, and fine lines and open pores and everything else. That is a very interesting piece of information. और मुझे लगता है एकदम से जैसे कैल्शियम और कोरोना के आने से कैल्शियम और विटामिन डी की सेल एकदम से बढ़ी हुई है, सो विटामिन सी का भी इसी तरीके से विटामिन सी बेस्ड क्रीम्स का यूज हम आई थिंक मोस्ट ऑफ द वुमेन विल लाइक टू डू. डॉक्टर आशु, एक हमारे बहुत कॉमन है आजकल, जैसे ये कैल्शियम की बात हम लोग कर रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन. यस मैम. तो जिसको देखो सब कैल्शियम सप्लीमेंट करते रहते हैं. इज देयर अ प्रोटोकॉल फॉर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन? हाउ शुड इट बी डन? जनरली मैम फीमेल्स के लिए प्रोटोकॉल है डेफिनेटली. जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन का जैसे स्लो डाउन आने लगता है पेरीमेनोपॉजल, तो व्हाट आई सजेस्ट ऑल द पेशेंट्स ऑफ अ फीमेल जेंडर की आफ्टर 40 साल के बाद तो रफली दे शुड टेक अ कैल्शियम डेली, एंड इट शुड बी अ लाइफ लॉन्ग अफेयर with the gap. Like there are different protocols. तो मेरा जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि 9 महीना रफली साल के कैल्शियम सप्लीमेंटेशन पे फीमेल का होना चाहिए. 3 महीने लिया, 1 महीना ब्रेक दिया, देन 3 महीने लिया, 1 महीना ब्रेक दिया. सिर्फ कैल्शियम लेना अकेला इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है, कैल्शियम आप कितना भी खाएं, अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका, तो उस कैल्शियम खाने का बहुत मेजर इफेक्ट आपके बोन एंड जॉइंट्स पे नहीं आने वाला. तो कैल्शियम शुड बी सप्लीमेंटेड. साथ में विटामिन डी भी होना चाहिए, थोड़ा मैग्नीशियम भी आना चाहिए, साथ में विटामिन सी एंड गुड प्रोटीन. क्योंकि बोन हमारा सिर्फ कैल्शियम नहीं है. बोन में जैसे एक दीवार में ब्रिक होती है, सीमेंट होता है, तो कैल्शियम तो सिर्फ सीमेंट है. ब्रिक नहीं आएगी तो सीमेंट कुछ नहीं करेगा. तो ब्रिक भी आना चाहिए. ब्रिक इज अ प्रोटीन. तो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, कोलेजन का फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो बोन बनती है. तो हमारा एक हाई प्रोटीन डाइट में प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट अच्छा होना चाहिए. जितना ज्यादा हमारा वेट है, जो भी वेट है उस अकॉर्डिंग से हमें प्रोटीन लेना चाहिए. सेकंड, एक वेट ट्रेनिंग, अगर वेट ट्रेनिंग नहीं भी हो तो मॉडरेट एक्सरसाइज फॉर द बोन्स जरूर होना चाहिए. जितना बोन पे प्रेशर आएगा, बोन उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी विद टाइम, और उसके अंदर उतना ही चांसेस कम है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस या उसका डीजनरेशन हो और वो स्लोली ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाए. तो एक्सरसाइज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन सी, प्रोटीन एंड एक्सरसाइज, ये चीजें आपको अपनी बोन हेल्थ बना के रखना है डेफिनेटली. सो many a times it has been seen that people are, आजकल विटामिन डी सबका कम आता है रूटीन में, जो भी विटामिन डी. कई रीजन है मैम. मेरे हिसाब से उसका दिल्ली में सबका कम आता है. ये जो लाइन है इसमें दिल्ली ऐड करना ज्यादा जरूरी है. दो कारण मैं अपनी तरफ से समझता हूँ जो मेरे को लगा. एक तो बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन देयर इज अ लेयर ऑफ स्मोक ओवर अस, तो पूरा का पूरा रात में आपको तारे नहीं दिखाई देते. वैसे ही दिन के अंदर कुछ अल्ट्रावायलेट रेज जो आपके विटामिन डी को एक्टिवेट करती हैं स्किन में, वो हम तक पहुंच नहीं पाती. सेकंड, हम लोग जनरली इंडोर वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, आउटडोर बहुत कम रहते हैं. और हमारे दिल्ली में कॉन्सेप्ट एक फैटलेस मिल्क का भी है, जो फैट फ्री मिल्क आता है, टोन्ड मिल्क. हाँ, उसके कारण क्या होता है, फैट डिसॉल्व्ड विटामिन डी का जो प्रिकर्सर है वो भी हम कम ले रहे होते हैं. तो इन सब चीजों से साथ मिलके विटामिन डी दिल्ली में आप किसी का भी करा लो, जनरली इट्स ऑलमोस्ट ऑन माय लोअर साइड. So do you recommend that vitamin D and vitamin C should always be eaten together, or many times patients आते हैं सिर्फ विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी का 6 महीने तक विटामिन डी खाए जा रहे हैं? नहीं, जनरली मैम विटामिन डी अकेला खाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा उनको. अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो साइमल्टेनियसली, क्योंकि विटामिन डी जितना भी कैल्शियम हमारा मेटाबॉलिज्म है पूरे बॉडी का, एब्जॉर्प्शन से लेके फाइनल प्रोडक्ट यानी कि बोन्स तक उसको लगने से, वो सब में काम करता है.
तो इसलिए हमें विटामिन डी के साथ कैल्शियम भी ऐड करना चाहिए और खाने में मैग्नीशियम भी ऐड करना चाहिए। एक चीज़ है मैग्नीशियम, जिसको हम बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं। मैग्नीशियम पे कोई बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करता है। बहुत सारे लोग क्रैम्प्स में परेशान रहते हैं, जिसमें मैग्नीशियम इज द मेन सोर्स। और जब से हम लोगों का सॉल्ट चेंज हुआ है, पहले हम रॉक सॉल्ट यूज करते थे, अब सॉल्ट हमारा चेंज हो गया, हम व्हाइट सॉल्ट, रिफाइंड सॉल्ट यूज करते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम ऑलमोस्ट निल है, ओनली सोडियम क्लोराइड इज देयर। तो इन सब चीज़ों से अब खाने में भी हम लोगों के मैग्नीशियम के बहुत रिच डाइट्स नहीं है, कोई ड्राई फ्रूट्स इतने नहीं लेते, और मशरूम्स वगैरह, प्रून्स, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत लेते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है, जनरली वी आर वेजिटेरियंस, और उसमें भी हमारा जो वैरायटी ऑफ फूड है वो भी बहुत लिमिटेड टू पर्टिकुलर सेक्ट है, तो बहुत वैरायटी और कलर हम ऐड नहीं करते अपने खाने में। अगर ये करें तो हमारा मैग्नीशियम भी आएगा, कैल्शियम भी आएगा, और विटामिन डी भी उसके साथ अगर आप ले रहे हैं तो वो फिर फायदा भी करेगा। ओनली अकेला विटामिन डी नहीं करेगा। विटामिन सी हेल्प्स इन कोलेजन सिंथेसिस, तो वो कोलेजन या जो प्रिकर्सर आपका बोन का है, जिसमें हम जो फ्रेमवर्क है, जो ऑस्टियोइड्स बन रहे हैं, तो उसके लिए काम करता है। तो विटामिन सी भी इसलिए जरूरी है। ओके, तो इट इज अगेन वो डॉक्टर नवजोत भी कह रहे थे कि विटामिन सी चेहरे पे लगाना चाहिए, सो बिकॉज ऑफ द कोलेजन फंक्शन, थोड़ा खाना भी चाहिए, एंड खाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए। ओके डॉक्टर नवजोत, कमिंग बैक टू यू कि पिगमेंटेशन के लिए व्हाट इज द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यू वुड से? आजकल 35 के बाद पिगमेंटेशन हैज बिकम वेरी कॉमन इन वुमेन। Pigmentation is again related to hormonal shifts, especially during pregnancy and after that. कि pregnancy में there is generally a butterfly rash observed in the yes area of the cheeks and the nose, yeah which may convert into finally pigmentation and may stay for many years together. This is again due to the hormones and the interrelation of ultraviolet rays. तो कोई भी अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन आई है, हमें ये पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज जब हम धूप में निकलते हैं तो हम टैन हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा किसी भी एरिया में पिगमेंटेशन होगी, वो उतनी ही ज्यादा अल्ट्रावायलेट से और ज्यादा डार्क हो जाएगी। तो सबसे पहले तो किसी भी पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट ये है कि धूप से बचाओ। हालांकि वो विटामिन डी वाला फंडा मैं समझ रहा हूँ, बट व्हाट टू डू। एक चीज फेस, तो यू कैन प्रोटेक्ट योर फेस बट एक्सपोज योर अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। पेशेंट आज की नहीं सर, डॉक्टर ने तो बोला धूप दिखाओ, आप मना कर रहे हो। मैंने बोला हाथ पे दिखाओ ना, मना कौन कर रहा है? फेस पे दिखाना। पर लेडीज तो पिगमेंटेशन से सफर कर रही हैं, तो पिगमेंटेशन से सफर करते हैं तो सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन लगाएंगे तो सन एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। और जितना मेरा नॉलेज है, डॉक्टर आशु विल गिव लाइट ऑन दैट, कि आपको अपने बॉडी को नेकेड एक्सपोज करना होता है एटलीस्ट 40 मिनट्स के लिए, तभी आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है विटामिन डी का। या डेफिनेटली दैट्स ट्रू। उतना कोई एक्सपोज करता ही नहीं है, उतना एक्सपोजर है नहीं। और जनरली हम लोग इतना धूप में रहते भी नहीं, ना चलते हैं ना हम बाहर जाते हैं, जैसे ही बैठते हैं कार में होते हैं, कार से हम ऑफिस में या मॉल में होते हैं, एवरीवेयर द सन एक्सपोजर इज वेरी लिमिटेड। और जो भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर आ रहा है वो भी हमारे स्मोक स्क्रीन से कम हो जाता है। ओके, तो विटामिन डी हफ्ते में चुपचाप खा लेना चाहिए। बीच बीच में लेते रहना चाहिए। और जब भी आपको लगे ना कहीं कहीं बॉडी में पेन्स आने शुरू हो रहे हैं, अननोन ओरिजिन के पेन्स हैं, तो टेक विटामिन डी। तो डॉक्टर आशु, मुझे एक सवाल पूछना था। जो जैसे मेरी जो मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, अब वो कैल्शियम तो जो आपने कहा, ऑब्वियसली मैं भी यही कहती हूँ 6 to 9 मंथ सबको खाना चाहिए। लेकिन अगर जो दूध भी ज्यादा पी रहे हैं, समझो पोस्ट मेनोपॉजल में यूजुअली की 6 सर्विंग्स लेना चाहिए, 1500 होता है, तो अगर वो कैल्शियम भी ले रहे हैं तो क्या दूध से कुछ फर्क पड़ता है? कितना दूध लें, कितना कैल्शियम लें? मैम देखिए डेफिनेटली फर्क पड़ता है। दूध का कैल्शियम तो सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, क्योंकि वो कैल्शियम कैजिनेट फॉर्म में होता है, दैट इज द बेस्ट फॉर्म। और हम जो ले रहे होते हैं जनरली कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म ले रहे होते हैं। तो अगर कैल्शियम दूध रफली या लीटर पर डे ले रहे हैं तो उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कैल्शियम। 1 लीटर 4 ग्लासेस। मैम मैं झज्जर ओपीडी के लिए जाता था, वहाँ फीमेल्स मेरे पास 70-80 इयर्स की आती थी, उनकी बोन क्वालिटी इज टोटली डिफरेंट। अगर बोन क्वालिटी पे बात करें तो मैंने ऑपरेट किए हुए पेशेंट नाइजीरिया से, अफगानिस्तान से, और रशियन पेशेंट्स, उज्बेकिस्तान एंड द अदर कंट्रीज। और इनकी बोन क्वालिटी वहाँ के, ये समझिए 65 ईयर फीमेल का जो वहाँ का बोन क्वालिटी है, वो यहाँ का 30 ईयर मेल का बोन क्वालिटी। That's मतलब 60 ईयर फीमेल, 60 प्लस फीमेल एंड 30 ईयर यंग मेल ऑफ इंडिया।
So you mean to say milk is the बहुत best? डिफरेंस, हाँ, वो लोग बहुत हाई मिल्क एंड एनिमल प्रोटीन के ऊपर हैं। और उनका तीसरा जो पॉइंट है जिसके कारण उनका इतना ज्यादा है, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन हैवी फिजिकल लेबर। ओके, सो दीज थ्री थिंग्स मिक्सअप और वो सब मिलके उनकी बोन स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा रखते हैं। डॉक्टर आशु, आपके लिए क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाट कलर्स टू बी एडेड टू इंक्रीज मैग्नीशियम इनटेक? मैम बेसिकली जितना कलरफुल अपने खाने को बनाएंगे, जितने कलर्ड वेजिटेबल्स, जितने डिफरेंट टाइप के आपके चाहे उसके अंदर आपकी शुरू कर दी किसी भी कैप्सिकम के कलर से ले लीजिए, से लेके ग्रीन वेजिटेबल्स के कलर्स तक आ जाइए। आप उसमें जितने टाइप के मशरूम्स ऐड करते हैं, स्प्राउट्स ऐड करते हैं, और आजकल माइक्रो ग्रीन्स आते हैं वो ऐड करिए। और जितना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ट्राई टू ईट रॉ। When you eat raw, तभी उनके minerals and vitamins आप तक पहुंचेंगे। If you cook them, generally they are wasted and all is converted into carb only. So try to add as much as vegetable different types की, क्योंकि किसी में कुछ है किसी में कुछ है। हम वेजिटेरियन डाइट में इसीलिए सब कुछ तभी ले सकते हैं जब हम इसको बहुत वाइड वैरायटी रखें, ठीक है। सिर्फ एक वो लिमिटेड की हमने यही 4-5 चीजें घुमा के खानी है, तो फिर देन विल एंड अप इन डेफिशिएंसी, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है। And there is another question for you, Dr. Ashu, कि how effective is being in sun for absorbing vitamin D? जिसका आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हैं। 40-45 मिनट्स के लिए एक्सपोजर होना चाहिए, और ये मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा अच्छा रहता है, 10 to 12 आवर्स, 12 o'clock के बीच में। 10 to 12? हाँ, 10 to 12 अर्ली। There is a saying, I have been hearing this over a period of time, that when the sun rises, that is the best time. सनराइजेस में तो मैम डायरेक्ट सनलाइट आपके पास इतनी अच्छी नहीं आती, वो इनडायरेक्ट आ रही होती है। तो 10 to 12 में डायरेक्ट सनलाइट आती है, दैट इज द बेस्ट टाइम। जो यूवी रेडिएशन का बैंड जिसके अंदर हमारा विटामिन डी एक्टिवेशन होता है, वो सबसे अच्छा तभी के उसी टाइम पे रहता है। हाँ, 10 से 12 के बीच में। एंड बट द फेस शुड बी कवर्ड। फेस शुड बी कवर्ड डेफिनेटली। आपके उसके ऊपर रिंकलिंग आएगी, और उसके फिर देखो सन एक तरफ कुछ अच्छा करेगा तो कुछ बैड भी कर रहा है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम करता है कि वो आपका पिगमेंटेशन करेगा, स्कारिंग करेगा। अच्छा डॉक्टर आशु, इसमें एक चीज और बताइए कि क्वेश्चन ये और आया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज डू यू रिकमेंड? इज इट कार्डियो, इज इट वेट लिफ्टिंग? और मैम देखिए, वेट लिफ्टिंग तो जनरली होना चाहिए, बट वेट लिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होता। एवरी फीमेल गो टू अ जिम एंड डू द वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज। उसमें क्या है कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग, आपका ट्रेनर चाहिए होगा। ट्रेनर नहीं है तो फिर यू डू समथिंग रॉन्ग एंड एंड अप इन हैविंग कि कोई और इंजरी हो गई, आपको बैक इंजरी हो गई, नी इंजरी, शोल्डर इंजरी हो गई। तो लाइट वेट्स को यूज कर सकते हैं, घर में डंबल्स रखिए 1 to 3 kg तक के, लाइट वेट एक्सरसाइजेस करिए वेट ट्रेनिंग के साथ। सेकंड, वॉकिंग मुझे जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज लगती है, जिसके लिए कभी कुछ नहीं चाहिए, नो स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, नो स्पेशल टाइम रिक्वायर्ड, नो स्पेशल क्या कहते हैं ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ना ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। और अगर हम अपने बुजुर्गों को देखें, जितने भी हमारे बुजुर्ग जो 80-90 साल 100 साल तक भी जिंदा रहते हैं और उनकी बोन्स क्वालिटी अच्छी रहती है, दे लिव देयर लाइफ क्वाइट डिजीज फ्री। तो उसमें मैंने देखा है कि एक ही एक्सरसाइज वो सबसे ज्यादा करते हैं। एक तो ज्यादातर टाइम अपने काम खुद से करना, दूसरा वॉकिंग, छोटे छोटे डिस्टेंसेस जो है, जैसे कि हमने दूध लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, मार्केट से ग्रोसरी लेने जाना है, या कुछ भी छोटा सामान जो 1.5-2 किलोमीटर की रेंज में है, उसके लिए गाड़ी उठाना बंद कर दें, चल के चल जाए। और वो ही सबसे बेस्ट तरीका है अपने बोन्स को और लेग्स को स्ट्रेंथन करने का। So you are recommending that walking and a little bit of exercise, maybe small dumbbells, not very heavy dumbbells to be used. डॉक्टर नवजोत, आपके लिए फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर स्किन सैगिंग हो गई है तो what can be used, what can be done? हो चुकी है तो देखिए, जब प्रिवेंशन की बात आती है तब तो क्रीम्स, लोशंस, फेस वॉश ये सब मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं। लेकिन एक बार स्किन सैग हो गई, देन वी हैव टू लिफ्ट इट। लिफ्टिंग करनी है तो वो कोई खाने पीने की चीजों से या कोई क्रीम लोशन से नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। अब इसमें भी तरह तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। एक होते हैं जिसमें हम स्किन सैगिंग हुई है, मतलब आपकी जो डर्मिस की लेयर है, मतलब जो हमारी स्किन के नीचे की लेयर है, उसका जो प्रोटीन कंटेंट है कोलेजन वाला, वो चेंज हो गया है और वो खराब कोलेजन में कन्वर्ट हो गया है।
हमें उसे या तो वापस से अच्छे कोलेजन में कन्वर्ट कराने की स्लोली कोशिश करते रहनी है, जिसे कहते हैं प्रोटीन इंडक्शन ट्रीटमेंट, कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट, या फिर हमें कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल चीजें यहाँ पे हमें डालनी पड़ेंगी जो कि स्किन को लिफ्ट करें और स्किन के रिंकल्स को फैलाएं कि वो एक साथ मर्ज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी ट्रीटमेंट, और एक ट्रीटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो नीडलिंग। हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें। माइक्रो नीडलिंग मतलब छोटी छोटी नीडल्स जिसके थ्रू हम माइक्रो इंजरी देंगे स्किन में, जो स्किन को एक तरीके से इरिटेट करेगी और स्किन उसके रिस्पॉन्स में प्रोटीन बनाएगी तो स्किन टाइट होगी। प्लस पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा साइंटिफिक चीज है जिसमें हमारे ब्लड के प्लेटलेट्स के ग्रोथ फैक्टर्स को हम निकाल लेते हैं और उसको इंजेक्ट कर देते हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन में करने से हमारा प्रोटीन बिल्डअप बढ़ेगा स्किन का, तो स्किन टाइट होने लगेगी, तो वो जो सैगिंग हो रही है वो थोड़ी सी, पर ये प्रोसेस स्लो है। इट कैन टेक 4 to 5 सिटिंग डन एट इंटरवल ऑफ 1.5 months, जिसमें आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट आए। अगर आपको फास्ट इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर आपके एडवांस स्किन सैगिंग है तो आपको कोई ना कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें जो मोस्ट कॉमनली हमने सुना होता है वो होता है फिलर ट्रीटमेंट, जिसमें हम एक तरीके से मान लो कि हमारा बॉटम हैवी फेस हो गया एक एज के बाद, हमारा यहाँ ज्यादा इकट्ठा हो गया और यहाँ से फेस क्रैक कर गया, तो हम इस एरिया में एक सॉल्ट होता है जिसे हाइलोरोनिक एसिड कहते हैं, जो ऑर्थोपेडिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज के साथ हमारे जोड़ों में हाइलोरोनिक एसिड की कमी हो जाती है, इसी तरह फेस की स्किन के जो डीपर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहां पर भी उसकी कमी हो जाती है और स्किन उसके कारण सैग भी करती है। तो हाइलोरोनिक एसिड के क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, यानी कि जिनमें ज्यादा गुत्थम गुत्था हाइलोरोनिक एसिड हो रखा हो, उसके इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, तो वो उसी समय इंस्टेंट लिफ्टिंग इफेक्ट देते हैं, एंड दैट लिफ्टिंग कैन स्टे ऑन फॉर 1.5 to 2 years। अगर रिंकल्स आए हैं, जैसे फोरहेड रिंकल्स आ गए, आईज के आसपास रिंकल आ गए, नोज के आसपास रिंकल आ गए, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि एज के साथ हमारी मसल एक्टिविटी होती जा रही है, बोन रिजॉर्ट होती जा रही है, फैट कम होता जा रहा है, तो वहां पर वो रिंकल्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, यानी कि थोड़े दिन के लिए मसल्स अपना एक्शन ना करें, जो अपना कॉन्ट्रैक्चर में है मसल्स वो रिलैक्स हो जाए, जिसके कारण वो रिंकल्स थोड़े से फ्री हो जाए, उसके लिए एक इंजेक्शन आता है जिसे बोटॉक्स कहते हैं। तो बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन उनका असर भी 6 से 9 महीने रहता है ज्यादा से ज्यादा। तो हमें पहले ये समझना है कि आपका कितनी स्किन सैगिंग हुई है, किस एरिया में ज्यादा हुई है, फेस का टेक्सचर कैसा है, आपका फेस की शेप कैसी है, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होते हैं, एंड आपका बजट क्या है, क्योंकि हरेक में बजट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो डॉक्टर नवजोत, ये सारे ट्रीटमेंट्स आप करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। So our members can easily come and avail those consultations with you for all those 35 plus who have started developing those skin sagging and skin laxity and wrinklings and freckles can definitely come and consult. Okay, एक डॉक्टर आशु, आपके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। It is advisable to have 1 liter of milk at the age of 60 years. ऐसा एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप ले रहे हैं बहुत टाइम से, आपकी गट उसके लिए सूदिंग एनवायरनमेंट देती है, क्योंकि एक लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बहुत कॉमन है आफ्टर द एज ऑफ 40। तो अगर आपको गट से प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं, और आपकी आदत में है पुराने टाइम से, तभी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कैल्शियम हम लोग जितने भी अर्बन लाइफस्टाइल में सबको बोलते हैं। जैसे रूरल में मैं बता रहा हूँ, झज्जर जाता था, वहां जो फीमेल्स आती थी उनको बोन जॉइंट्स प्रॉब्लम बहुत ही कम होती थी, क्योंकि उन सबसे पूछो, वो दिन भर, क्योंकि भैंसें घर में ही बंधी हुई हैं, तो उनका खाने पीने में दूध दही मक्खन घी सब कुछ है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि हम लोग अर्बन लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा फैट और इतना मिल्क इंटेक नहीं करते हैं, तो हमारे लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स है। थैंक यू डॉक्टर आशु। एंड डॉक्टर याशिका, ये चीज बताइए कि वन वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, मूड स्विंग्स में बहुत चेंजेस आते हैं 35 के बाद। सो इज देयर एनीथिंग व्हिच कैन बी डन टू प्रिवेंट दोज मूड चेंजेस, एंड जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो जो चेंज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, किसी की बढ़ जाती है, डिफरेंस हो जाता है, सो व्हाट कैन बी डन अबाउट दैट? You should, first of all, you should recognize कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप डॉक्टर को अप्रोच करें। यूजुअली 35 में तो नहीं होता है, पर हाँ 40-45 तक ये प्रॉब्लम्स काफी रैम्पेंट हो जाती हैं, एंड फीमेल्स यूजुअली सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर चली जाती हैं, और धीरे धीरे वो एक तरह से फिनिश ही हो जाता है। 55 या 65 की कोई लेडी अगर हमारे पास आए तो उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी एक्चुअली जीरो होती है, और रीजन ज्यादातर यही होता है कि उनको
सेक्सुअल एक्टिविटी के पास ड्राइनेस और रैशेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा इस एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। तो ज्यादातर हम ये फीमेल्स को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तभी वो हमें आंसर देती हैं। वो ऐसे हमारे पास शायद इक्का दुक्का ही पेशेंट आते होंगे जो हमसे आके ये प्रॉब्लम डिस्कस करते होंगे। जैसे हम अपॉर्चुनिटी लेते हैं जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है किसी और प्रॉब्लम की वजह से, स्पेशली हमारे पास फीमेल्स आती है यूरिन इन्फेक्शन लेके एट द एज ऑफ 45, बार बार उनको यूरोलॉजिस्ट में ट्रीटमेंट मिल रही है, फिजिशियन के अंडर ट्रीटमेंट मिल रही है। इवन जो स्पेशली डायबिटिक हैं या ओवरवेट है, उनको तो इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि उनको रिकरेंट होती रहती है, और वो हमारे पास इतनी लेट आते हैं कितनी बार कि उनके उन लोग ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स पिछले 2, 3, 4, 5 साल से ले रहे होते हैं, और प्रॉब्लम क्या होती है, सिर्फ ड्राइनेस इन वजाइना। उसको हम लोग को ट्रीट करने के लिए लोकल एप्लीकेशंस होते हैं। डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट होता है, कुछ लोग इन्फेक्टेड भी होते हैं, उनका फंगल ट्रीटमेंट करना होता है, उनका डायबिटीज को कंट्रोल करना होता है, उनकी जेनिटल हाइजीन, हमने शायद इस टॉपिक पे पहले भी डिस्कशन करा हुआ है। तो जेनिटल हाइजीन जो है, लोगों को बहुत गलत फहमियां है, एक्सेस ऑफ वॉशिंग, एक्सेस ऑफ यूसेज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोबायोटिक्स कम लेना, इन सब चीजों की वजह से ये चीजें बढ़ती हैं। हाँ, जहाँ हार्मोन इम्बैलेंस की बात करें जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये हर पेशेंट में कुछ समय रहते हैं, कुछ पेशेंट्स में ज्यादा समय रहते हैं। इनिशियली क्या होता है, जब तक आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं तब भी आपका मीनोपॉज एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका होता है, बट आपको मीनोपॉज से माने पीरियड से जस्ट पहले हमेशा हार्मोनल इम्बैलेंस, घबराहट, इरिटेशन होना, ड्राइनेस ज्यादा फील होना, इन्फेक्शन ज्यादा होना, ये सब होता है उस टाइम पर। बाकी टाइम आप ठीक रहते हैं। फिर वो जब पीरियड्स आ जाते हैं फिर आप ठीक हो जाते हो, फिर पीरियड्स आने लगते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आप भूल जाते हो, सोचते हो कि चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, पर जब तक फिर आपको पीरियड्स आ जाते हैं, आप ठीक हो जाते हो, फिर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। आप कब जाते हो, जब आप बहुत ज्यादा इन प्रॉब्लम फेस करते हो। तो लेकिन आइडली आपको जाना चाहिए, अपने आप को ट्रीट कराना चाहिए। और ऑब्वियसली इसमें तो मैं यही कहूंगी कि जो भी फीमेल्स मीनोपॉज में जा रही हैं, उनमें फैमिली थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए, मेल्स को समझना चाहिए, हस्बैंड्स को थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए, और जहां ज्यादा है वहां ट्रीटमेंट लेना चाहिए। Thank you, Dr. Yashika. That was really important with two men sitting with us. And okay, is there any tablet, supplement which can prevent this mood swings, breast tenderness? ये जो बहुत कॉमन हो गई है आजकल। टैबलेट्स बहुत सारी हैं, बट पहली बात तो अपने से कुछ भी नहीं लेना है। वी शुड नॉट टेक दीज मेडिसिन ऑन द ओन। मैं अपने किसी भी पेशेंट को बिना फुल बॉडी चेकअप, बिना ब्रेस्ट मैमोग्राफी, बिना अल्ट्रासाउंड ओवरीज और यूट्रस की स्टेटस के बिना कभी नहीं देती हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ द ईस्ट्रोजन टैबलेट्स और ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अगर मिलते भी हैं, वो हमें डेंजरस होते हैं, या कुछ पेशेंट्स में स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है जिसको, या अनडिटेक्टेड ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी डाइट के थ्रू, पहली बात योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब चीजों से भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है, विटामिन हम लेते हैं, इनसे भी हमारी ये सब चीजों में फर्क पड़ता है। स्पेशली जो ज्यादा डेफिशिएंट होते हैं या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको ये सब प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करने को मिलती है, क्योंकि उनका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है, उन लोग को बॉडी एक्स भी ज्यादा होते हैं, उन लोग को मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस भी ज्यादा होते हैं, और प्री मीनोपॉजल और मीनोपॉजल सिम्टम्स भी ज्यादा होते हैं। वो एक बात हो गई। प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए हमें, जैसे दही वगैरह ज्यादा इस एज ग्रुप में खाना चाहिए, और कुछ प्रोबायोटिक्स जिनको ज्यादा होता है वो डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट कर सकते हैं। आजकल हमारे पास है ब्लैक कोहोश वगैरह आते हैं जो हमारी कंट्री में अब आने लग गए हैं। ये बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन सम ऑफ माई पेशेंट्स। द रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड ऑन स्किन एंड ऑन द वेजाइनल प्रॉब्लम्स। उनमें ये एक बेसिकली नॉट अ मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाता है, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में नहीं कंसिडर होता है ये, तो हम ये भी ले सकते हैं। तीसरी चीज, चौथी चीज है आइसोफ्लेवॉन्स। आइसोफ्लेवॉन्स लेने चाहिए फीमेल्स को। यूजुअली हमारे कंट्री में आइसोफ्लेवॉन्स वाले कैल्शियम्स उतने पॉपुलर नहीं है, बट मैं यूजुअली अबो वाले कैल्शियम लिखना प्रेफर करती हूँ जिनमें आइसोफ्लेवॉन्स होते हैं, और आइसोफ्लेवॉन्स नेचुरल फॉर्म में हमें सोयाबीन में मिलते हैं। तो मैं जितने अपने पेशेंट्स होते हैं, फिर सोयाबीन को लेके भी एक बहुत बड़ा इशू है। सारे पेशेंट कहेंगे मैडम हमारे तो ऑर्थोपेडिशियन ने, सॉरी हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने मना कर रखा है क्योंकि वो हमें थायराइड है। अब आपका थायराइड अगर कंट्रोल में है पिछले 10 सालों से, तो आप क्यों नहीं ले सकते? तो आपको तो लेना चाहिए ना, क्योंकि इस एज में अगर आप सोयाबीन नहीं खाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपको डेफिशिएंसी तो होगी, क्योंकि नेचुरल फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन उसमें प्रेजेंट होता है। तो जितने भी लोग 35 से ऊपर जा रहे हैं, दे शुड इंक्लूड ईस्ट्रोजन, सोयाबीन इन देयर डाइट इन एनी फॉर्म। थैंक यू डॉक्टर याशिका, दैट वाज अगेन वेरी यूजफुल। एक क्वेश्चन है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, मतलब खांसी करने पे यूरिन निकल जाना 40 इयर्स के बाद।
या हंसने पहली पे? हाँ नहीं, पहली तो बात ये कहेंगे कि इस टाइम पर अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग सिजेरियन रेट, ये हमें कहीं ना कहीं थोड़ा कम दिखने लगा है, बट स्टिल सिजेरियन पेशेंट्स में भी ये चीज हमें दिखती है। नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट्स जो थे, जो पहले जमाने में अगर मैं कहूंगी जो 35-40 रीच करते थे, उनका जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 25 तक खत्म हो चुका होता था। 6 बेबीज होते थे, 7, उनमें यूजुअली ये सब चीजें, जहाँ नॉर्मल डिलीवरीज ज्यादा होती है वहां पे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ज्यादा दिखता है। लेकिन वो कब नहीं दिखेगा, अगर हम पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइजेस करेंगे, स्पेशली कीगल्स या मस्कुलर टाइटनिंग के लिए वेजाइनल मसल टाइटनिंग की एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर वो हम इस एज में भी स्टार्ट करते हैं और स्पेशली योगा के साथ उसको कंबाइन करते हैं, बंद वगैरह लगाते हैं, तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। 80% पेशेंट्स को कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट या कोई फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। बाकी तो है ईस्ट्रोजन क्रीम्स के साथ मसाज करना और अपनी मसल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वेजाइनल म्यूकोजा को इम्प्रूव करना, उससे भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस काफी हद तक ठीक हो जाता है। ये और ये मैं इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि मैं कहूंगी कि हमारी 70-80% ये फीमेल्स सफर करती हैं, पर ये प्रॉब्लम लेके कभी डॉक्टर के पास आती नहीं है। कुछ ओल्ड लेडीज तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती हैं, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक्सरसाइजेस से भी ठीक कर सकते हैं। I hope all the women who are listening this could spread the awareness कि अगर ये चीजें हैं, दिक्कत है उनको या किसी को भी, then they should consult a doctor and these are all treatable. And even जैसे डॉक्टर आशु ने बताया, all the सिर्फ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने से विटामिन डी का लेवल ठीक नहीं होगा कभी भी. कैल्शियम, मैग्नीशियम are equally important. Vitamin C and proteins have to be supplemented. So that was again a very useful information, Dr. Ashu, and Dr. Navjot ने भी all about the skin. डॉक्टर नवजोत, एक क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है कि डस ये जो कोलेजन क्रीम्स आती हैं, डू दे रियली वर्क लोकल एप्लीकेशन से? नो नो नो, एक सिंपल सा फंडा है, हमारी अपर लेयर को पेनिट्रेट करके डर्मिस वाली लेयर में कोई क्रीम नहीं पहुंच रही है। हमें केवल स्किन को एक्सफोलिएट करा के हमारी स्किन को ही स्टिमुलेट करना है कि वो प्रोटीन जनरेशन बढ़ाए। अगर इतना आसान होता तो ऊपर से प्रोटीन लगाते और सब कुछ बढ़िया हो जाता। बालों के ऊपर केराटिन लगाते तो बाल उग जाते। ये these are more of things जो मार्केटिंग बेस्ड चीजें हैं, ये साइंटिफिकली बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं है। वो होता है ना कि मतलब हमने बालों पे अंडा लगा लिया तो बाल उग जाएंगे, बालों पे अंडा लगा लेंगे तो बाल उग नहीं जाएंगे, उससे थोड़े दिन के लिए मॉइस्चर आ जाएगा, बालों में थोड़ी अच्छी फीलिंग हो जाएगी, लेकिन बाल नहीं उग जाएंगे। उसी तरह स्किन पे ऊपर से प्रोटीन डालने से स्किन का प्रोटीन बिल्डअप नहीं बढ़ेगा। दिस इज नॉट साइंटिफिकली वैलिडेटेड। तो इस तरीके से तो जितने भी ये ब्रांड्स हैं जो आजकल कोलेजन दबा के बेच रहे हैं, उनको मतलब से फेयर एंड लवली ने लिख दिया कि हम लेजर से गोरे हो रहे हैं। वी ऑल नो लेजर इज अ लाइट बीम जिसको प्रॉपर हम पेनिट्रेट करा रहे हैं। मतलब एक्चुअली जब हमें पता होता है कि ऑनलाइन जब कोई सर्च करता है कि हाँ कोलेजन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, कोलेजन स्किन में जो होगी जिसकी होगी वो अच्छा हो जाएगा, तो कंपनीज पिक दिस टर्म एंड दे नो हाउ टू मार्केट इट देन, कि वो बस लिख देते हैं कि कोलेजन है इसमें, सो पीपल थिंक यहाँ कोलेजन वाली क्रीम है तो कोलेजन बिल्डअप हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, आजकल तो खाने के लिए भी कोलेजन आ रहा है। दैट इज ओके। आपका फिर वही बात है, कौन से टाइप का कोलेजन कितना एब्जॉर्ब होता है हमें पता है। एनिमल कोलेजन का एब्जॉर्प्शन ना के बराबर है हमारी बॉडी में। प्लांट कोलेजन का एब्जॉर्प्शन भी बहुत लिमिटेड है। हमें अमीनो एसिड्स फॉर्म में देना चाहिए, जो वो अमीनो एसिड्स जो आगे जाके अंदर जाके बिल्डअप करेंगे कोलेजन को। डायरेक्ट कोलेजन का इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इट कॉजेज अ लॉट ऑफ फ्लैटुलेंस, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्टमक अपसेट इन मोस्ट ऑफ द पीपल। Okay, that is very very important, and I hope people are listening and they would refrain from wasting money on all these collagen creams and having the collagen supplements what they are having. So one last question which is coming up is how to enhance memory, which we are losing with advancing age. याद नहीं रहती है चीजें। थोड़ा सुडोकू खेलना चाहिए सबको, और थोड़े से घर के ना हिसाब किताब में इन्वॉल्व रहना चाहिए। दोज माइंड्स जो दिमाग इस्तेमाल करता है मैथ्स को बहुत ज्यादा दिन भर में काम में, उनमें मेमोरी लॉस या अल्जाइमर्स डिजीज जो देखी जाती है वो सबसे कम देखी जाती है। ओके, ठीक है, तो हमें रोज के क्रियाकलापों में अपने मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर रखना है, थोड़ा जोड़ घटाना जरूर करना चाहिए। थोड़े दिन भर का हिसाब लिख लिया, आप देखेंगे जो लोग बहुत हिसाब किताब में इन्वॉल्व रहते हैं उनकी एज चाहे 80 हो 90 हो, अल्जाइमर्स उनको टच नहीं करता।
और जो लोग रिटायरमेंट के बाद सारा हिसाब किताब छोड़ देते हैं and this is leading their normal retired life, they slowly get into this Alzheimer's disease. ब्रेन है आपके जितनी फंक्शनिंग कराएंगे न्यूरॉन्स का उतना ही कनेक्शन बना रहेगा, जितने न्यूरॉन्स यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएंगे और अल्जाइमर्स डिजीज आ जाएगी। तो डॉक्टर आशु, यू वांट टू से कि जितने भी सीएस होते हैं और अकाउंटेंट्स होते हैं, डेफिनेटली मैम, मैं इसको बिल्कुल, मैं अपने, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ बनिया फैमिली और बनियों में सीए सबसे ज्यादा दिखते हैं। मेरे पूरे खानदान में कम से कम 50 सीओ को मैं जानता हूँ जो मेरे यहाँ हैं बाकी अकाउंटेंसी में। एंड आई नो मेरे ताऊ जी हैं, कजन ताऊ जी, एंड ही इज अराउंड 90। उन्हें आज भी 50-50 साल पुरानी चीजें हैं, उनसे कुछ भी बोल दो, उनकी मेमोरी तो लोग आज भी ऐसे बोलते हैं, टचवुड की इज वंडरफुल। और मैं सिर्फ वही नहीं, मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखता हूँ और ऑनलाइन भी आप इसके ऊपर देखेंगे, जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट से बात करेंगे, मैथ्स इज दी ओनली थिंग। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली, नॉट ओनली मैथ्स, अगर क्विज सॉल्व करते हैं कोई बैठ के, आप कुछ नहीं, आप क्रॉसवर्ड सॉल्व कर लीजिए बैठ के डेली नहीं, हफ्ते में 4 बार करिए, तो ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है। अगर ब्रेन एक्टिवेटेड नहीं रहेगा, रीडिंग करिए, रीडिंग सबसे अच्छी चीज होती है। एक्टिवेटेड नहीं रहेगा तो न्यूरॉन्स जो यूज नहीं होंगे वो धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाएंगे। आपके घर का ही बल्ब अगर 2 साल नहीं जलाओगे तो वो बिना जले ही फ्यूज हो जाएगा। So you mean to say जो हम रूटीन का काम करते हैं उससे ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती है? होती है मैम, बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है। ब्रेन उसको स्पाइनल लेवल पे ले जाता है ना, बहुत सारी चीजें आप बिना सोचे से, आपने साइकिलिंग सीखी, आप साइकिलिंग को सोच के थोड़ी करते हैं, वो स्पाइनल लेवल में रिफ्लेक्सेस में चला जाता है। तो जब तक आप ब्रेन के कुछ पार्ट्स को, जो अनयूज्ड पार्ट्स हैं, उनको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो तब तक ब्रेन एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। तो इसमें सबसे सिंपल है, रोज का हिसाब किताब लिखना। डेली का हिसाब किताब लिख ले जो आदमी, उसके लिए अल्जाइमर्स को दूर भगाया जा सकता है। That is very interesting and very interesting, and I hope सारे के सारे including me, I should also start writing the हिसाब. Definitely. Sudoku खेलिए definitely. You should remove your accountant. Yes. Same on the accountancy also. Okay, Dr. Navjot, there's another question for you. How to manage adult acne? Adult acne. Okay, first of all, for example, if a female patient comes with me to with adult acne, सबसे पहले मैं ये पता करना चाहूंगा कि उनका पीसीओडी टाइप का या एंड्रोजन एक्सेस टाइप का कोई इशू तो नहीं है। पीसीओडी मतलब जिसमें उनके साइकिल्स इरेगुलर होंगे या हो सकते हैं, या उनका वेट ज्यादा है, उनके फेस पे हेयर ग्रोथ तो नहीं है, उनकी सिर से बालनेस तो नहीं आ रही है। एडल्ट एक्ने में अगर उनका लोअर फेस पे एक्ने ज्यादा है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे के सारे हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन होते हैं। तो पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि उनके हार्मोन्स नॉर्मल है या नहीं है, उनके साइकिल्स रेगुलर है या नहीं है, उनके ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर हार्मोन्स का इशू है तो हमें उसके हिसाब से गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, जैसे डॉक्टर याशिका के साथ मिलकर हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, कि हम उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी करते हैं और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग, एक्ने एक तरीके का ऑयल ग्लैंड्स हैं जो कि ब्लॉक हो गए हैं, और ब्लॉक्ड ऑयल ग्लैंड्स में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है। ये कोई सिंपल इन्फेक्शन नहीं है बैक्टीरिया का, जब हमने एंटीबायोटिक दे दी 5-6 दिन की और ठीक हो जाएगा। हमें उन ऑयल ग्लैंड्स को अनब्लॉक भी करना है और साथ साथ में बैक्टीरिया मारते रहना है। तो अगर हम इसमें हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो ऑयल ग्लैंड ब्लॉक होते ही रहेंगे और एक्ने कभी कंट्रोल नहीं होंगे, भले ही हम कितने भी एंटीबायोटिक जेल या एंटीबायोटिक टैबलेट्स ले लें। पहला तो हो गया हमने हार्मोन इवैल्यूएशन के लिए। मान लीजिए हार्मोन नॉर्मल है, तो उसमें आपको ये समझना है हमें इसको बिल्कुल टीनेज एक्ने की तरह ही ट्रीट करना है, जिसमें हम लोग ऑयल ग्लैंड्स को श्रिंक करने के कैप्सूल भी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ एक्ने। हमारी अपर लेयर ऑफ स्किन जो ऑयल ग्लैंड को ब्लॉक कर रही है उसको एक्सफोलिएट करने की मेडिसिन भी देते हैं, और साथ ही साथ में वो मेडिसिन देते हैं जो ऑयल ग्लैंड के अंदर पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया को मारे। जरूरी नहीं है वो खाने के एंटीबायोटिक्स हों, लगाने के जेल से भी एडल्ट एक्ने कंट्रोल में आ सकता है। इसमें केमिकल पीलिंग ट्रीटमेंट भी होता है जो इसी प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता है। केमिकल पील्स वो स्पेशल दवाइयां होती हैं जो ऑयल ग्लैंड्स के अंदर घुस के एक तरीके से उनको घोल देती हैं और बैक्टीरिया को मार देती हैं। तो जो काम दवाइयों से 3 से 6 महीने में होना था वो पील्स और मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से 1.5 से 3 महीने में हो जाता है। सो इट इज अ वे टू फास्टन द प्रोसेस। तो हमें हार्मोनल इवैल्यूएशन, लगाने वाली मेडिसिन, खाने वाली मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट करना। So I need to tell all those people who are asking questions that you should become a member of Family First, and even if you are not a member of Family First, please consult a dermatologist, and Dr. Navjot is easily available and he could easily guide you for all those purposes. अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, एक और क्वेश्चन आया, why is thyroid and blood pressure more common after 35?
मेरा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि इट्स ऑल डिजनरेशन। आपका वो मेटाबॉलिज्म किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, आपके कितना एपोप्टोसिस हो रहा है। एपोप्टोसिस होता है सेल डेथ। हम जैसे कोई भी सेल पैदा हुआ है, जैसे हम लोग भी पैदा हुए हैं, एक दिन मरेंगे, तो हमारी एक एज है, ऐसी हर सेल की एक एज होती है, आफ्टर दैट वो डाई करता है। तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो उस तरीके से हमारे न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं ज्यादा। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है और हमारा एक एजिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, एपोप्टोसिस, जिसमें स्लीप एक पॉइंट डाला था, मुझे लगता है स्लीप से ज्यादा जरूरी बॉडी के लिए कुछ नहीं है। 8 घंटे का 7 घंटे का मिनिमम स्लीप, वो भी रात का जरूर होना चाहिए। तो जिन लोगों के स्लीप पैटर्न्स अच्छे नहीं है, जिन लोगों का कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज्यादा है, उन लोगों में आप देखेंगे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, थायराइड भी बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली दे कैन बिकम डायबिटिक ऑल्सो। और ये सारी चीजें स्ट्रेस से भी रिलेटेड होती हैं, क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्टेरॉइड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे फिर आपके बॉडी के अंदर एक एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। तो थायराइड ग्लैंड पे बहुत प्रेशर रहता है, उसको ज्यादा पंप करना पड़ता है, उसके चक्कर में टीएसएच बहुत बड़ा रहेगा। टीएसएच बड़ा रहेगा तो वो थायराइड को और स्क्वीज करेगा और आपके हार्मोनल लेवल्स को बना के रखेगा, जो आपके इस बॉडी को चाहिए, बिकॉज ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिसोल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स है जिसके कारण होता है। तो एक स्ट्रेस कम रखे, सेकंड लाइट एक्सरसाइजेस जो अपना स्ट्रेस वैसे ही कम रखती है, तीसरा गुड डाइट और गुड स्लीप। So, यही है 4 ज्ञान की बातें। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी हाँ, इसमें। हाँ, हाँ, यूजुअली मेरे पास 35 या 40 के बाद जो फीमेल्स आती हैं वो फर्स्ट टाइम अपना बॉडी चेकअप करा रहे होते हैं, उससे पहले शायद कभी उन्होंने कराया भी नहीं होता, तो वो भी एक रीजन होता है उस टाइम पे वो पिकअप होते हैं। और ऑब्वियसली जैसे जैसे आप मीनोपॉज अप्रोच करते हो, डायबिटीज, थायराइड, ये सारी चीजें ज्यादा होती, जैसे सर ने बताया अभी की एपोप्टोसिस और ये सब शुरू हो जाता है। एंड मीनोपॉज के बाद ऑब्वियसली फीमेल्स में हार्ट प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी जाती हैं। उससे पहले हमारे पास ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा रैम्पेंट होता है, तो ईस्ट्रोजन जब तक हमारी बॉडी में होता है हमें प्रोटेक्टिव दे रहा होता है, प्रोटेक्शन। जैसे ईस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होने लगता है तो हमें ये सारी डिजीजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज ज्यादा आने की संभावना होती है। जिन लोग की फैमिली में हाई रिस्क है, पहले से कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको तो 35 ऑनवर्ड स्क्रीनिंग कराना चाहिए। पर जिनकी फैमिली में नहीं है उनको भी 40 ऑनवर्ड्स अपना स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं, धीरे धीरे आपकी जो सेल्स हैं वो एजिंग के साथ साथ ये डिजीज हो जाएंगी और आपका ध्यान नहीं जाएगा। एंड यूजुअली सभी लोग 30-40 के बाद फ्री होते हैं, जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, और तब वो अपना चेकअप कराना शुरू करते हैं। एंड देन दे रियलाइज दे आर सफरिंग फ्रॉम फ्यू डिजीजेस। तब वो अपने फेस का केयर करते हैं, अपने बोन्स का केयर करते हैं, और हमारे पास भी आते हैं अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर। Thank you, Yashika, for adding on that. And that was a really nice and wonderful discussion. Dr. Navjot, would you like to say something before we end? I would like to say कि first of all, as a routine skin care after 35, आप sun protection करिए, especially on the face. Try to use a gentle exfoliant face wash 2 to 3 times a day. Morning में vitamin C based serum फेस पे लगाएं और रात में रेटिनॉल बेस्ड क्रीम लगाएं। एंड सर ने बोला एक्सरसाइज, योगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस लेवल कम रहेंगे तो सारी जगह की एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। Thank you, Dr. Navjot. Thank you, Dr. Yashika, and thank you very much, Dr. Ashu, for agreeing to come to this platform and share the knowledge and enlighten our members. So the last thing which I want to tell my viewers is these webinars are meant to educate you, ताकि आपकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ाया जा सके और आपको ज्यादा से ज्यादा दिनों तक विदाउट डिजीजेस आप रह सके. So please like us and share it with all your friends and families so that they can also utilize the services. And you could always consult any of our doctors on a panel once you are a Family First member. तो वो सारी consultations आपकी free होंगी. Thank you very much. Thank you. Thank you.